बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन और वेव्स को। ऑसिलेशंस और के बारे में तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऑसिलेशंस मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट, आगे पीछे एक मीन पोजीशन से मूवमेंट को ऑसिलेशन कहते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है। डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन है जो अंडर फोर्स हो, यानी ऑसिलेशन अंडर फोर्स, अंडर सर्टेन फोर्स, उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। और ये रियल वर्ल्ड में ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही होती हैं, तमाम ऑसिलेशंस। हाँ, इमेजिनरी वर्ल्ड में हो सकती हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के बगैर। रियल वर्ल्ड में, आइडियल केस की बात नहीं, हम रियल वर्ल्ड में हम ऑसिलेशंस तमाम डैम्प्ड ही होती हैं। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस एम्पलीट्यूड पे इफ़ेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है इस तरह, तो अंडर द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, अगर वो जिस मीडियम में मूव कर रहा है, अगर वो एयर में मूव कर रहा है तो एयर पार्टिकल्स की रेजिस्टेंस की वजह से, और अगर वो वाटर में मूव कर रहा है या किसी भी और मीडियम में मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, तो उसकी मोशन उसके पार्टिकल्स की, उस मीडियम के पार्टिकल्स से टकराने की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उसकी ये टू एंड फ्रो मोशन जो इस तरह की है, आहिस्ता 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 उसकी कम होना जाती है और आखिरकार ख़त्म हो जाती है रेजिस्टेंस की वजह से, रगड़ की वजह से। तो ऐसी ऑसिलेशन जिसमें पार्टिकल्स की जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हम पहले बता चुके हैं, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन, इसके दरमियान जो मुसलसल जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड मुसलसल पार्टिकल्स का कम होता रहता है। अगर चार्ट बनाऊं तो मैंने चार्ट्स पहले से बनाया हो ताकि बच्चों को समझ आ सके और इसमें टाइम ना ज़ाया हो। तो पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता, ये एम्पलीट्यूड, हाँ बल्कि हम चार्ट्स को पहले समझ लें। हमने ऊपर नीचे एम्पलीट्यूड बनाया और जो ये ग्राफ है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम गुजर रहा है ऐसे और एम्पलीट्यूड हमारा इस तरफ है। तो हम चार्ट को देखते हैं कि वो मुसलसल गिरावट का शिकार हो रहा है, मुसलसल गिरावट, और आखिर टाइम टी गुजरने के बाद वो सर्टेन ही उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि टाइम के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड कम होता गया। तो ऐसी ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। थोड़ा सा बच्चों में डाउट भी रह जाता है कि ऑसिलेशंस क्या होती हैं। ऑसिलेशंस बेसिकली इट इज़ द सोर्स of vibration, source of vibration or waves। बेसिकली ये ऑसिलेशंस जो हैं वो किसी मैटर पर डिपेंड करती हैं प्रोपेगेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हवा में मोशन हो रही है, या अगर हम शॉक एब्जॉर्बर की मिसाल ले लें, तो उसमें जब कोई झटका लगता है, कोई शॉक लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे मूव करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वाइब्रेशन थम जाती है। तो वो किसी मैटर पर एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि उसकी वाइब्रेशन किसी मैटर पर हो रही है। लेकिन वेव्स के केस में मैटर एग्जिस्ट करता भी है और बाज़ औक़ात नहीं भी करता है। मिसाल के तौर पर हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मिसाल ले सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड करती हैं मटेरियल पर, और मैकेनिकल वेव्स डिपेंड करती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड नहीं करती। तो लेकिन ऑसिलेशंस के लिए सोर्स मैटर ज़रूरी है, और ये मेजर थोड़ा सा फ़र्क है ऑसिलेशंस में और वेव्स में। अगर ऑसिलेशंस ना हो तो वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि किसी जिस्म में ऑसिलेशंस होंगी, वाइब्रेशन होगी तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, अगर नहीं होगी तो वेव्स प्रोड्यूस कैसे होंगी। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस की मैंने मिसाल दी, शॉक एब्जॉर्बर। अब हम वेव्स पर चलते हैं। वेव्स क्या हैं? वेव्स दर हकीकत किसी मीडियम में किसी किस्म का बिगाड़ है, और ये वेव्स इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप
एक आदमी यहाँ खड़ा कर दें और इसके हाथ में एक रस्सी दे दें जो परे एक दूसरे आदमी के हाथ में है, अगर आप इसे झटका दें रस्सी को, तो ये इस तरह से रोप बनाती हुई आखिरकार इस तक पहुंचेगी जिससे इसके हाथ पर झटका लगेगा और इसका हाथ ऊपर उठेगा या नीचे उठेगा या जैसे भी उसकी कंडीशन होगी। तो इस तरह यानी कि एनर्जी को ट्रांसफ़र किया थ्रू मैटर। तो ये एक किस्म की वेव्स है जिसने एनर्जी को इस बॉडी से इस बॉडी तक मुंतकिल किया। और जो ये मीडियम है इसमें एक बिगाड़ पैदा हुआ, क्योंकि उसकी शक्ल तो कुछ सीधी थी, तो जैसे ही उसने ऊपर से नीचे किया तो इस तरह एक वेव्स प्रोड्यूस हुई और वो प्रोपेगेट की इस शख्स के पास और इसको वो एनर्जी ट्रांसफ़र की। तो वेव्स की बेसिक डेफिनेशन भी यही है कि वेव्स एक मीडियम में एक ऐसा बिगाड़ है जो हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात ये फ़ितरी होता है और बाज़ औक़ात ये गैर फ़ितरी भी होता है, इंसान ख़ुद भी पैदा करते हैं और उसके अपने पर्पस के लिए वेव्स के काफ़ी सारे इस्तेमालात भी हैं जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम वेव्स और इसकी टाइप्स पर आते हैं। वेव्स अगर आपको समझ आ गया तो हम अगला टॉपिक उसकी टाइप्स पर जाते हैं। वेव्स की टाइप्स हम डिवाइड करते हैं द वे दे प्रोपगेट। अभी कुछ मैंने इसका व्यू थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दे दिया है पहले ही डैम्प्ड ऑसिलेशन में। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स हम इसे कहते हैं, और दूसरी है मैकेनिकल वेव्स। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मटेरियल को चूज़ करती हैं प्रोपेगेट करने के लिए कि नहीं। मैकेनिकल वेव्स को किसी मैटर की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए। मिसाल के तौर पर यही हम रस्सी की मिसाल लें, अगर ये रस्सी ना होती तो कोई इसके पास कोई सुपरमैन वाली ताकत नहीं थी कि वो उसकी एनर्जी की या कोई उसको बॉक्सिंग का मुक्का मारे और वो उस तक एनर्जी पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। तो जब तक रस्सी है तो वो एक सोर्स है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। तो जब उसको झटका देता है तब ही एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेव प्रोड्यूस हुई है ये मैकेनिकल वेव है, इसको मैटर की ज़रूरत है जिसमें मैटर इंक्लूड हो रहा है। ईएम वेव्स को मैटर की ज़रूरत नहीं होती, ये अपनी फील्ड बनाती हैं। इन्हें इलेक्ट्रो ईएम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मिक्सचर होती हैं। मैंने इसकी एक डायग्राम जहाँ बनाई है, अगर फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रिक वेव है तो ये मैग्नेटिक वेव होगी। ये आपस में 90 का एंगल बनाकर चलती हैं। मिसाल के तौर पर ये अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल रखूँ तो ये वर्टिकल इस तरह सीधी होगी और ये इसी तरह आगे मूव करती हैं। यानी अगर ये 90 एक दूसरे पर 90 का एंगल बनाती हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर मैं फर्स्ट करूँ ये इलेक्ट्रिक है तो ये मैग्नेटिक होगी, अगर ये इलेक्ट्रिक है तो ये मैग्नेटिक होगी। तो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हुए ये प्रोपेगेट करते हैं। इनके लिए ज़रूरी नहीं है इन्हें मीडियम की, ये खला में भी स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं और इन अ मटेरियल में भी ट्रैवल कर सकती हैं। ये है फंडामेंटल फ़िज़िक्स में हम कह सकते हैं, लेकिन बाज़ जो मॉडर्न फ़िज़िक्स है उसमें साइंटिस्ट का कुछ ये कहना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको भी ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मैटर की किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब हम उसे मैटर कह भी सकते हैं कि नहीं, शायद वो मैटर ना हो, डार्क मैटर हो या कुछ और हो, लेकिन अभी इससे पर्दा उड़ना बाकी है। अब हम फंडामेंटल फ़िज़िक्स पर ही देंगे जो हम अपने टॉपिक से आगे नहीं जाते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद अगर आप दोनों को समझ चुके हैं तो हम मैकेनिकल वेव्स की ही आगे दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक हो गया। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती है कि जिस
डायरेक्शन में वो मूव करती हैं, उनके पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, मूव नहीं करते। यानी कि 90 का एंगल बनाएंगे या